खवातीन हज़रात, मैं आपकी दोस्त होस्ट शगुफ्ता गिनलोदी आपके साथ एक मरतबा फिर द शगुफ्ता शो में हाजिर खिदमत हूँ। और आज हमारे साथ हमारी आज की इस प्रोग्राम में एक ऐसी हमजहत शख्सियत मौजूद हैं जिनको आप जितना भी सुनेंगे और डिस्कवर करेंगे मेरे साथ आपको खुशी होगी। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल फारूक चीमा साहब। सर, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने इस द शगुफ्ता शो में। बहुत मेहरबानी कि आपने हमें आपका टाइम दिया। अच्छा जी, अगर हम बात करें तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा अपना पहले, क्योंकि आपका आदमी से भी वास्ता रहा है, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल अपना जर्नी बताइए। दरअसल मैं एक विलेज, दूर दराज के विलेज से तलक रखता हूँ और अपना इंटरमीडिएट करने के बाद मैं आर्मी में चला गया, अर्लीस्ट पॉसिबल वन कैन गो। वहाँ पे हमारा शॉर्ट सर्विस था कोर्स, शॉर्ट सर्विस कोर्स होता है, वो किया और छोटे मोटे जो कोर्सेज और आप करते हैं आर्मी का स्टार्ट किया, जो मेरा शौक भी था। तो मेरी तैनाती मशरक़ी पाकिस्तान हो गई। अच्छा, ढाका में तैनाती हो गई। ये किस सन की बात होगी? 1970 30 सितंबर 1970 I landed at Dhaka. This was my first posting outside. अच्छा, so वहाँ पर मेरी तैनाती जो हुई वो आर्मी में नहीं बल्कि ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स में हुई थी। ओके। वो बॉर्डर पुलिस होती थी, जैसे भी रेंजर्स डेवलप करके इस तरह करके। और वहाँ पर ये था कि आर्मी के अफसर तैनाती पे जाते थे, 2-3 साल के जब आ जाते थे। और उसका ये था कि तकरीबन 97 पर 95% बंगालीज थे सोल्जर सारे, बाकी को बिहारी और कुछ वेस्ट पाकिस्तान बहुत थोड़े थे। वहां पर जाकर मुझे जो अपॉइंटमेंट मिली वो हेडक्वार्टर में मिली, फील्ड में जाने की बजाय। हालांकि उस वक्त फील्ड बहुत खूबसूरत था, लोग जाना चाहते थे, लेकिन मुझे जब अपॉइंटमेंट हेडक्वार्टर में मिली तो मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत अच्छी रही। कैसे? क्योंकि जब हम फील्ड में चले जाते थे उन दिनों तो कोई कैमरा, कोई कम्युनिकेशन तो था ही नहीं जी, उस टाइम और इंफॉर्मेशन महदूद होती थी। लेकिन मेरी अपॉइंटमेंट हुई GSO-3 इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में। यानी मेरा काम था कि तमाम नक्शे मेंटेन करना, तमाम इंफॉर्मेशन पूरे पाकिस्तान से जो आती है या आर्मी से भी आती है उसको नक्शे पे मार्क करना, उसकी रिपोर्ट तैयार करना, और सीनियर्स आते थे तो डिस्कस करके पास में पेंसिलें और कागज वो लेके खड़ा होता। विद रिजल्ट कि उस चीज ने मुझे आगाज सरस में मेरा जो कैनवस था वो पूरे मुल्क की हदूद तक बढ़ा दिया, बिकॉज वो इंफॉर्मेशन का आना, डिस्कस होना, वो सब मेरे सामने था। तो उससे मुझे एक यादगार किस्म का उससे उन दिनों मशरक़ी पाकिस्तान में मुकम्मल एक अमन सा नजर आता था। मगर जो 70 में 1 मार्च से यानी पॉलिटिकल एक्टिविटी अलाउ की गई थी LFO या EFLF के जरिए, तो उसके बाद से वो 9 महीने की रिपोर्ट्स भी मुझे दी गई थी कि पढ़ लो, तो 9 महीने पिछले क्या होता रहा। तो पहले ही रात जब मैंने उसको पढ़ा तो सुबह उठते तक जो वहां उसके अंदर लिखा था तो बिल्कुल मुख्तलिफ था जो ढाका के अंदर हमें नजर आ रहा था। अच्छा। और पहले दिन ही मेरा अक्टूबर में, पहले अक्टूबर की हो गई, अक्टूबर की पहली 2 तारीख हो गई, तो मेरा भी ये था कि ढाका, चट्टागांव की एक 2 और जगह थी, उनके अलावा बांग्लादेश ऑलरेडी बन चुका हुआ था। अच्छा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो लोगों की फीलिंग थी या जिस तरह का सब कुछ एक माहौल चल रहा था वो बन चुका हुआ था। मेरा ये व्यू 7 दिसंबर को इलेक्शन होता है, यानी 7 अक्टूबर से 7 2 महीने हुए ना। जी जी, मेरे इस व्यू को इलेक्शन ने
मोहर सबक कर दी कि मैं दुरुस्त हूँ। ठीक। अब आपको बहुत सारी बातें और भी आएंगी इलेक्शन के दौरान। जी, जी, पहले क्या था, हालांकि मैं ये समझता हूँ उस वक्त, अब जब मैं रिट्रोस्पेक्ट में देखता हूँ, उस वक्त इतना काफी था, खूबसूरत जगह, खूबसूरत किया, मैं नेचर लवर बंदा हूँ, मैं इंसानों से प्यार करने वाला आदमी हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए तो यह बहुत ही खूबसूरत जगह थी। जब रिट्रोस्पेक्ट में देखता हूँ आज कि क्या मेरे साथ वो क्या था, तो मैं समझता हूं कि सभी जानते थे कि उधर तुम इधर हम हो चुका हुआ है। अच्छा। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं, ये रिट्रोस्पेक्ट की बातें हैं, फिर मैं अपने आगे कहानी चलाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। वो ये था, 162 सीटें थी उस वक्त, कौमी असेंबली की 300 सीटें होती थी। 162 सीटें मशरकी पाकिस्तान से थी और 138 सीटें वेस्ट पाकिस्तान से। ठीक। मैंने देखा कि 162 सीटों का इलाके में मगरबी पाकिस्तान का कोई सियासतदान न कैंपेन कर रहा था, न इंटरेस्टेड था। अच्छा। इसी तरीके से 138 सीटों में से मशरकी पाकिस्तान का कोई सियासतदान न कैंपेन कर रहा था, न इंटरेस्टेड था, ना इन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा। जब आप ने अप्लाई ही नहीं किया, ठीक है, तो मैं समझता हूं कितने बेवकूफ थे जो इलेक्शन का इंतजार कर रहे थे। ये तो फिर पहले से ही सब कुछ, इससे भी पहले मैं आपको ले चलूंगा, मैंने इसके ऊपर फिर बाद में जिंदगी में मैंने इसके ऊपर फिर रिसर्च किया, मैं वेंट बैक, ठीक है। ये तो उस वक्त का तो एक होता है ना, मैंने आपको बताया कि मैं गया, मुझे बड़ा खूबसूरत लगा, सही, लोग बहुत अच्छे लगे मुझे। मेरा धान मंडी में घर था, पॉश लोकेलिटी, ये ईपीआर मैंने बताया ना, ये आर्मी में नहीं थी, ये हमारा अलग सेटअप था, सिविल का सेटअप था, यूपी से था, प्रोविंशियल। तो अब उसमें क्या था कि सीजर 6 लेक जो है धान मंडी के अंदर है, दरमियान में, मुजीब के घर के साथ ही उधर मेरा घर था। शाम को लोग निकलते हैं, मैंने खूबसूरत, मुझे बहुत अच्छा लगा प्रैक्टिस भी। तो मैं आपको ये बताना चाहिए, यहीं से मैं पहले आपको बता दूं कि जब आपने मिड ऑफ द ईयर इधर वाले ने उधर इंटरेस्ट नहीं लिया, ना कैंपेन की, उधर वालों ने यहाँ नहीं लिया, तो आप कौन से इलेक्शन का इंतजार कर रहे थे, कौन से रिजल्ट्स का। एनीवे, नवंबर में वहां पर एक टाइगर बोल रही बहुत बड़ी, बोला उसको कहते तूफान, 30 फुट ऊंची एक लहर आई, उसने लाखों मवेशी मार दिए, 3 लाख बंदा मार दिया, बेघर हो गए, लेकिन इलेक्शन नहीं रोका गया था। इसलिए नहीं कि मुसीबत उनको, नो, मुजीब ने कहा था नहीं रुकना, they didn't want, because वो तैयार थे अपनी हर जगह से। ये तो 1970 की बात कर रहा हूं। अगर मैं आपको इससे और पीछे ले जाऊं, तारीख जो बताती है, लाइक 1957, ओके, 10 years आफ्टर पाकिस्तान में पार्टीशन, तकरीरों का एक सिलसिला चला था, तहरीक चली थी, मौलाना अब्दुल हमीद खान भाषानी, जिनकी वजह से सिलट आसाम से कट के पाकिस्तान का हिस्सा बना। अच्छा, ये वो लोग बनाने वाले थे ना पाकिस्तान में, उन्होंने बाय बाय पाकिस्तान की तहरीक चला दी थी। अच्छा, कि पाकिस्तान बाय बाय, अब वेस्ट वाले इधर रहो, वेस्ट, आई मीन समथिंग लाइक दैट। आवाजें तो बहुत पहले से आ रही थी ना, इसकी तो अगर डिटेल में जाए तो बहुत आगे निकलता है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि 70 में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब इलेक्शन हो रहा था तो ये इलेक्शन था कि अप्लाई को नहीं करेगा, आप इलेक्शन का बड़ा इंतजार कर रहे हैं, कर लो। इलेक्शन हुआ, वहां 162 सीटों में से 160 सीट मुजीबुर रहमान ने ले ली, ठीक है, और 2 सीटें जो रही वो भी जान के उसने छोड़ी।
किसी को देना होता है ना, एक बुजुर्ग सियासतदान नूरुल अमीन के लिए थी, पर उनको भी दौड़ा सकते थे, और एक चकमा ट्राइब का चिटागांग हिल ट्रैक्ट्स में उनका जो चीफ था राजा त्रिदेव राय, एक उसको दे दी, 160 सीटें उसने ले ली। अब इधर क्या हुआ, इधर 12 जमातें जो थी पॉलिटिकल पार्टी उस साइड का वो कर लड़ रही थी, और इधर में 81 सीट्स भुट्टो ने ली पंजाब से, और 57 सीट्स जो थी वो दूसरे सियासतदानों के पास चली गई, तो पाकिस्तान बनाने वाले बुजुर्ग सियासतदान। अब क्या होता है वहां पर, ये वो चीजें जो मैंने खुद देखी है। शाही ईरान खटमंडी जा रहा था और उसने स्टॉप किया ढाका में, या खान ने वहां पर उसको एयरपोर्ट पर रिसीव किया, स्टॉप ओवर में। मुजीब साहब था, इलेक्ट हो चुका हुआ था, जनवरी की बात है, इलेक्ट हो चुका हुआ था। उसने कहा मीट प्राइम मिनिस्टर, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। वहां तक तो ये ठीक था, 300 में से जिसकी 150 सीटें हो जाएं तो वो तो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो इसकी तो अपनी थी और पार्टियों की जरूरत नहीं थी मिलने की, 162 तो इसकी अपनी थी। सो देयर वाज नो रीजन, जो उनको महरूमियों का एक उनका था उबाल था मशरक़ी पाकिस्तान का, जिनमें कुछ जायज और कुछ नाजायज थे, तो उन लोगों को अब ये यकीन हो चुका था कि जिंदगी में पहली बार 24 साल बाद अब बंगाली हुक्मरान होंगे, हम हुक्मरानी करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वहां तक ये सारा कुछ करने के बाद, जनवरी के बाद भुट्टो सबको अपना ये सब कराची आते हैं, कराची से बाद वो टक शूटिंग गार्ड करना चले जाते हैं, उसके बाद वो बदल जाते हैं, उसके बाद वहां से काम भुट्टो शुरू कर देता है कि जी हमारा जो है ना ये जो है कि हमारे में 2 प्रोविंसेस के बगैर आप कैसे चल सकते हो। अब बात ये थी कि इन सबको नजर आ रहा था कि क्या हो रहा है, ठीक है। मुजीब जो था, मुजीब को मैं कहता हूँ कायदे आजम का सही फॉलोअर था। अच्छा, ये आपका ख्याल है? मेरा ख्याल है, ख्याल ही मैं कहता हूँ। अच्छा, ठीक। मुजीबुर रहमान क्यों कि वो आईनी तरीके से अपने मुल्क को अलग करना चाहता था, सही, वो आईनी तरीके से बढ़ रहा था और आईनी तरीके से स्टूडेंट्स के कंधों पे आके वो अपना अलग करना चाहता था। छोटी मोटी लूज कन्फेडरेशन रह जाती तो दैट कुड मीन नथिंग, लेकिन सेल्फ गवर्नेंस एंड लैंग्वेज ये उनका हमेशा से तकाजा रहा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का। मशरकी पाकिस्तान में जितने भी बनी है, 49 में अवामी लीग बनी है सोहरावर्दी की, उसमें मुजीब जॉइंट सेक्रेटरी था। 52 में लैंग्वेज राइट्स हुए हैं, वहां 3 बंदे मरे हैं जहाँ शहीद मीनार में डाल करके। उसके बाद 53 में मौलवी फजले हक जो कि इसका था जिसने करारदाद पाकिस्तान पेश की थी, उसने अपनी पार्टी बनाई ना अपनी कृषक सलामत पार्टी, मजदूर के साथ था जी। और ये एंटी फ्यूडल थी जी, ठीक है जी। पहले 29 से आ रही थी, वैसे गवर्नमेंट थी, इसने ये इसको उठाया। 54 में इन्होंने हुकूमत जो मशरक़ी पाकिस्तान में बना ली, जुगतू फ्रंट उसे कहते थे, ठीक है। और उसमें अपोजिशन और जो हुक्मरान थे, दोनों का मंशूर एक ही था कि सेल्फ गवर्नेंस, रीजनल ऑटोनॉमी एंड लैंग्वेज। तो जब एक ही डिमांड हो तो वो अपोजिशन में हो या उधर हो, बात ये होती है कि पब्लिक की आवाज वही बनती है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखें, लैंग्वेज की बात पे तो हम अब इतना टाइम गुजर गया है, लेकिन हम इंग्लैंड में भी हम देखें अभी भी
मैं बहुत ज़्यादा उनसे इम्प्रेस हूँ कि वो अपनी लैंग्वेज के मामले में जो है वो बहुत पर्टिकुलर, बहुत पर्टिकुलर। मैं आपको एक बात बताऊं, लैंग्वेज का जहाँ तक ताल्लुक है उनको ये शिकवा था, हमारे उनके साथ मजाक आते थे, बातचीत होती, डिस्कशन होती थी, तो मैं कहा करता था कि उर्दू लैंग्वेज मुसलत नहीं की गई है। मेरे माँ बाप भी उर्दू नहीं बोल सकते, किसी प्रोविंस की जबान नहीं है उर्दू, लेकिन बाबा इसको लिंगुआ फ्रांका कहा करते थे, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। ये जबान हर कोने में समझी जाती थी, बड़े शरीर के राब्ते की जबान है, राब्ते की मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। जी जी। तो राब्ते के लिए ये जो उर्दू की जबान का है ना, ये उनका मकसद था। अब रही बात ये कि उसके साथ एक तो सिचुएशन ये है, हमारा ये जो मौकफ था, मेरा अपना साथी ये था कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन उर्दू, और हमारी याद भी ठीक है, क्योंकि ये किसी भी प्रोविंस की नहीं है। बल्कि मैं ऐसे आगे बढ़ के ये कहता हूँ कि वी शुड हैव अ पाकिस्तानी लैंग्वेज नाउ, बनती जा रही है। अब हम में से उर्दू कोई सही बोल ही नहीं सकता। उर्दू, इंग्लिश और लोकल डायलेक्ट मिलके हमारी एक पाकिस्तानी लैंग्वेज बन रही है। तो अगर हिंदुस्तान हिंदी रख सकता है, फारस वाले फारसी रख सकते हैं, अरबी लैंग्वेज रख सकते हैं, तो पाकिस्तान पाकिस्तानी लैंग्वेज भी रख सकता है। ठीक है ना, वी आर मेकिंग ऑफ दैट। अच्छा, अब ये बनता है कि वहां से फिर गेम का मामला शुरू हो जाता है दोनों जमातों का। वहां पर पहली बात ये आती है कि जो राइट फ्रॉम बिगिनिंग हमारा हुआ ना, राइट फ्रॉम बिगिनिंग वो अब पक चुका था। दो मुख्तलिफ कौमें तैयार हुई। कैसे? मगरब, जब ये पाकिस्तान बना तो मगरबी पाकिस्तान में बहुतात थी फ्यूडल्स की, और वही सियासत और वही हुक्मरानी करते थे, और वही जमहूरियत का नाम लेते थे। हालांकि फ्यूडल के तो डीएनए में जमहूरियत नहीं होती। तो कन्हैया साहब, ये तो अभी तक चल रहा है फ्यूडलिज्म। तो आप देखें, आप उस वक्त की बात कर रहे हैं, तो अभी भी देखें तो नहीं ना, आप छुटकारा सकते, ये तो बता रहा हूं। लेकिन मशरकी पाकिस्तान में क्या था, वहां पर इतने फ्यूडल्स नहीं थे। राइट, यस। वहां पर क्या था, वहां पर एक ऑलरेडी कौम थी, आप कौम नहीं थे, आप तो स्कैटर्ड थे ना, आप स्कैटर्ड थे। मैं इस तरह बात में आता हूं, वहां पर एक छोटा सा खित्ता है 54,000 स्क्वायर माइल्स का, उसमें 2 हिस्से पानी है, पीछे रह गया 2800, मैं क्या उसका नाम है, कितना रह गया, 17,000 मुरब्बा मील जो है उस पर आबादी है, और आबादी 4.5 करोड़ है। इंटरेक्शन हो गया, एक जुबान, एक खाना, एक तकलीफ, एक रहना सहना, एक रस्म, ठीक है जी, और एक जैसी महरूमियत पहले से जब भी कोई आया, और एक जैसी एक्सप्लॉयटेशन हिंदुओं से जो वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल हुआ तो 1905 में, फिर उसको उन्होंने अंडू 1911 में करवाया, बिकॉज उनको एक्सप्लॉयटेशन के लिए चाहिए थे। तो ये गरीब लोग जो थे मुसलमान, ये क्लोज हो चुके थे बहुत ज्यादा, ये ऑलरेडी एक कौम। फिर 48 से मुजीब इनको लीडर मिल गया, ये एक स्टूडेंट लीडर था ना मुजीब, था ये 28 साल का, पर था स्टूडेंट जब ये पहली दफा गिरफ्तार हुआ है कायदे आजम के जलसे में। उसके बाद वहां से ये चलता है, इसकी ताकत बढ़ती रहती है, लीडर भी मिल गया। 52 में लैंग्वेज राइट्स होते हैं, तो 3 उनको स्कूल भी मिल गया। ये वो चलते आ रहे थे। आपके यहाँ क्या था, आपके यहाँ पाकिस्तान का गंदा तरीन, मुताफन तरीन जो पीरियड है वो 48 to 58 है। 48 to 58 10 साल हो जिसमें कि पाकिस्तान की बुनियाद बननी थी। एक काम मुझे बताएं जो पॉजिटिव हो। आप क्या समझते हैं, क्या कौन से मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं आता हूँ उस तरफ। एक काम पॉजिटिव नहीं हुआ, वाई? इसलिए कि ब्यूरोक्रेसी और फ्यूडल्स,
उस वक्त जो था, ये जब आए ना पॉलिटिक्स जो है उसका, उस वक्त क्या हुआ है, जब पाकिस्तान बना है तो फ्यूडल्स का ज्यादा इंटरेस्ट हमेशा अपने अपने इलाके में रहा है। वो दूसरे की बर्बरतरी भी तस्लीम नहीं करते थे, आपस में वो लगे रहते थे। पुराने जो मल्लाती साजिशें थी, वही माहौल था जो चंद्रगुप्त मौर्य का वक्त से आ रहा है। ठीक है, उनका क्या काम था, फ्यूडल का यहाँ पे क्या काम होता है कि अवाम को खत्म करो, अवाम की आवाज कभी आवाज नहीं निकलेगी, ठीक है, और ऊपर जाकर हुक्मरान को सजदा करो। अब ये करते क्या थे, ये यहाँ पर मैं आपको खास खुसूस में बता रहा हूँ, वायसराय को बड़ी ऊंची चीज थी ना। वायसराय का नुमाइंदा डीसी होता था, सही, ये डीसी साहब के पहुंच के जाके वहां सजदा रेज हो जाते थे, और उन्होंने आगे जो दरवाजा खोलने वाला बनाया होता था वो बड़ी पग वाला बनाया होता था, उनको औकात दिखाने के लिए दिस इज व्हाट यू आर, और ये उसको तस्लीम करते थे। अब हुआ ये कि जब पाकिस्तान बना, उस वक्त ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस कौन कौन से थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे। उस वक्त ऑर्गेनाइज्ड फोर्स ब्यूरोक्रेसी थी जो कि अंग्रेजों वाले हुक्मरानी ला रहे थे, वही थे ना। 1935 का एक्ट हुआ, 9 साल आपका आइन तो बना नहीं, तब्दीली कोई आई नहीं, आपने नया मुल्क लिया था ना, 56 में टूटा बना आइन बनाया ना, 9-10 साल तो आपने आइन ही नहीं बनाया। ठीक है, जब आपका आइन नहीं बना तो जो सिस्टम चल रहा है, जो ब्यूरोक्रेसी चल रही है, उन्हीं ने चलाना था, बिल्कुल बिल्कुल उसी ने चलाना, उन्होंने चलाना था, उनको साथ मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का साथ मिल गया, ये बन गई आपकी असल हुकूमत। और जो सियासतदान थे वो खुश किस बात पे रहते थे, वो खुश बात ये इस बात पे रहते थे कि अपने अपने इलाके के वो खुदा बने रहे। ठीक है, और सजदा रेज उनको आना था तो ब्यूरोक्रेसी का था। इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि लियाकत अली खान नवाबजादा मरहूम को इन्होंने तस्लीम नहीं किया था, और बाबा की आंखें बंद होने के बाद इन्होंने गवर्नर जनरल किसको लगाया, ब्यूरोक्रेसी को, ब्यूरोक्रेट। यानी मैं ये लिखता हूं कि सुकरात को या जगाओ कि हमें बताए कि एक ऐसा भी निजाम है जिसमें पब्लिक की आवाज बंद खत्म, जो नुमाइंदे अपने आप को कहलाते हैं वो नौकरों को सजदा रेज होते हैं और आपस में लड़ते हैं। इस सिस्टम का हमें नाम बताओ। ये ना डेमोक्रेसी है ना क्रिस्टोक्रेसी भी शायद इससे बेहतर हो, ठीक है ना। अब उनको तो ये चीज आती है, ठीक है। तो मकसद क्या हुआ कि अगर ये उस वक्त सियासतदान आपस में मिलके अपने आप को बर्दाश्त करते एक दूसरे को, तो यहां पर डेमोक्रेसी का आगाज हो सकता था, जमहूरियत का पौधा लग सकता था। उधर जमहूर की आवाज 48 से आ रही है, चल पड़ी उधर, बिल्कुल ठीक है। इधर आपके पास यही चल रहा है सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी आ रही है। ब्यूरोक्रेट 4.5 साल एक रह लिए गवर्नर जनरल ने, गवर्नर जनरल के पास वाइस रीगल पावर होती थी, वो प्राइम मिनिस्टर को निकालता था। यानी इतना जुल्म इन सियासतदानों ने किया कि अपने आप से एक दूसरे को तस्लीम करने के बजाय अपना कान जाके ब्यूरोक्रेट के हाथ में दे दिया, ठीक है। और इसको डेमोक्रेसी कहते हैं, शर्म आनी चाहिए। अभी यहाँ मैं आपसे एक मेरे जहन में सवाल आया, क्योंकि हमने आपके इंटेलेक्चुअल जर्नी के बारे में भी बहुत कुछ पूछना है आपसे। क्या आप समझते हैं कि अभी भी पाकिस्तान इस वक्त डेमोक्रेसी है? नो। आपका क्या ख्याल है, खुल के बात करें। नो, मैं तो कभी झिझक वाली अपने पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा हुआ। आई एम ओनली सन ऑफ पाकिस्तान, दैट्स व्हाट ऑल। मुझे किससे कोई डर नहीं ना कुछ है। मेरे नजदीक ब्यूरोक्रेसी की 3 स्टेजेस होती है। कौन कौन सी? ठीक है, पहला होता है जमहूर, ठीक है, जमहूर की शमूलियत है, ठीक है, गवर्नेंस में, दैट इज लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। वो तबाह, जब भी लोकल गवर्नमेंट के लिए बनाने का आया
वो डेमोक्रेट कराने वालों ने तबाह की, सही, वो स्टेज तबाह। फिर जब वो बहुत सारा कुछ संभाल लेते हैं, अच्छा बुरा झगड़े वगैरह सारे संभाल लेते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन जो होती है उसमें पब्लिक अपने आप को महसूस करती है। सही। दो इसके लिए फिर आगे और दो इससे पहले चीजें चाहिए जिनके ऊपर बुरी तरह हमला हुआ, और चूंकि पहले से ये आता आ रहा था पुराने वक्तों से, उसको अब मैं उसमें लिखता हूं कि डेवलप करना चाहिए हमें। ये चीजें कब आती है पब्लिक पॉपुलेशन की इसकी सपोर्ट, जब सबसे पहले एहतराम आदमियत हो। एग्जैक्टली। हम यहाँ पे इंसान को इंसान ही समझते जब तक कि वो मेरे कहीं और टकराना हो या मुझे नुकसान न दे सके। फिर उसके बाद एहतराम शहरियत हो, शहरी ये कह सके कि दिस इज माई राइट, दिस इज द रूल, दिस इज राइट, ये मुझे दे दे। ये ना हो कि जनाब ये बनता तो है अगर मेहरबानी कर दे, ये तो क्या बात, कल ये करेंगे, बिल्कुल ठीक है, वो कहता है कल आए कल देखेंगे। मैं लौट आता हूँ कि मेरे से बात की है, बात समझे ना, ये शहरी का एहतराम नहीं, हक नहीं है, एहतराम आदमियत नहीं, एहतराम शहरियत नहीं। जब एहतराम शहरियत होगा तो उससे आगे आती है कि पब्लिक, ये कब बनता है, ये एक्चुअली इंटरलिंक्ड है। तो क्या बनता है कि ये बन जाता है एक क्या उसका नाम है, फिर ये वो फैब्रिक बनता है, आपकी पहली स्टेज बनती है, वो आपने तबाह करती है। फिर वहां पर जो बातें निकलती हैं दूसरे कितों के साथ आपका नहीं बनता, वो चीजें जो निकलती हैं वो आगे चल के वेंट देती है, अपने अपने चीजों को वेंट दिया जाता है। और जो हुक्मरानों की चीरा दस्तियां होती हैं या जो मुस्तैंग उनका होता है बेकाबू, उसको डालने के लिए एक अपोजिशन होती है जो पब्लिक की नुमाइंदा होती है, जिसने उनको डालना होता है। तो आपकी पब्लिक जो अपोजिशन है वो कंप्रोमाइज हो जाती है या उससे भी ज्यादा जुल्म हो जाता है। पहले पिलर गिरा, दूसरा गिर गया, तीसरी आपकी आखिरी उम्मीद होती है वो कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। नहीं जी नहीं, कौमी असेंबली। ओह यस, कौमी असेंबली, कौमी असेंबली। अब वहां पे क्या होता है, कौमी असेंबली में आपके जितने भी आज तक पढ़े गए कभी कोई पब्लिक चीज डिस्कस नहीं हुई, हमेशा सेल्फिश मोटिवेटेड ये किताबों में दिया। होता क्या, उसको उन्होंने क्या किया कि 342 नुमाइंदों की राय लेने की बजाय उन्होंने एक लिखा है जी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, वहां 15 लोग बैठ के फैसला करते हैं, असेंबली में आके उसको क्या उसका नाम है, उसका हलाला किया जाता है, ठीक है, और फिर सदर अंगूठा से जाकर उनके छुपा लेते हैं। मुझे बताएं, जब ये तीनों पिलर आपने गिरा दिए तो जब डेमोक्रेसी कहाँ है? डेमोक्रेसी पाकिस्तान में जुगनी है, जुगनी पंजाबी, जो सदियों से लोग गाते भी आए और झूमते भी आए सुनने वाले, आज तक कभी किसी ने उसकी शक्ल नहीं देखी है। गाने वाले का दिल चाहता है तो उसके ताले निकाल लेता है, दिल चाहता है तो पर लगा लेता है, दिल चाहता है तो कहीं और लगा लेता है। इसी तरीके आपके जो गाने वाले हैं वो आपको जुगनी सुनाते हैं और आप सुनने के आदी हो चुके हैं। Here is the time that people are getting now. Now we are living, मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है। Now we are living in a compromised society. करप्शन नहीं है हमारे, तो आज सुने, ये भी सुन ले। बाबा जो थे ना, बड़े बोले थे, हमारे बाबा जो थे, उन्होंने 11 अगस्त को ये तकलीफ की, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के बाद आपका मसला जो नेक्स्ट होगा वो होगा नेपोटिज्म एंड ब्राइबरी। उन्हें क्या पता था कि हम किस लेवल पे जाने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने समझा कि शायद ये दो चीजें हैं जो करप्शन बनेगी। हमने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया और उसको हमने करप्शन का नाम दे दिया। फिर गुजरता गया वक्त, फिर जब अभी जमहूरी हुकूमतें आई 10 साल पहले, तो हमने इसको कंप्रोमाइज सोसाइटी, उसकी भी मां पैदा हो गई।
अब करप्शन उसकी एक मेरी जो क्वेश्चन है ना, मैंने क्वेश्चन बनाई है जी। और वो क्वेश्चन ये बनती है कि अब ये करप्शन जो है ये एक सेगमेंट है, होल नहीं है। असल बुराई जो आपके पाकिस्तान को दीमक लगी है ना, दीमक को क्या है कि करप्शन इज अगर करप्शन की वजह से नो, करप्शन इज ए सेगमेंट। मेरा बिलीफ क्या है, करप्शन प्लस, ठीक है, केयरलेसनेस ऑफ स्ट्रॉन्ग। पहले कोई रैंक होता था, अब नहीं, वो भी नहीं। केयरलेसनेस ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रू। प्लस हेल्पलेसनेस ऑफ द वीक, वेरी ट्रू। multiplied by acceptance is equal to compromised society. This is my equation. कहना साहब, आपकी इक्वेशन बिल्कुल लफ्ज ब लफ्ज प्रैक्टिकल नजर आती है। मेरा जो इस दफा का चक्कर पाकिस्तान का लगा और आपके साथ मुलाकात का मौका भी मिला है। अभी बातें हमारी ये तो हमने इस पर्सपेक्टिव में आपसे बात की, और क्योंकि मेरे हाथ में आपकी किताब भी है और मैं कुछ और चीज़ें आपसे इंटेलेक्चुअली जानना चाहती हूँ। हम यहाँ लेंगे थोड़ी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद ख़वातीन हज़रात हम आपके पास दोबारा आएंगे। कहीं मत जाइएगा। गेमिंग टीवी यूके को सब्सक्राइब करें और इस मेहमान शख्सियत की अगली जो एपिसोड है उसमें देखें हम क्या डिस्कवर करते हैं कि मोहब्बत और इश्क के क्या मंजिलें होती हैं, उस मंजिलों से इंसान कैसे गुजरता है। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं उनको अपनी कहानियाँ याद आएंगी और उनमें नए आने वालों के लिए डायरेक्शन मिलेगी। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद यहाँ कर